बच्चों, मैं पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं के लिए प्रथम अध्याय मोशन चैप्टर को लेकर के मैं मंटू कुमार BNS देवी विद्यालय का भौतिक शास्त्र का शिक्षक। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोग मोशन यानी गति के इस चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास किए, जहां पर बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डाले। आज हम लोग आगे इसको बढ़ाते हुए आज हम लोग ग्राफ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफीय विधि से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आज रहेगा ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बच्चों, पहले हम ग्राफ को जानने या समझने के पहले कुछ बिंदुओं पर पुनरावृत्ति कर लिया जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे। तो मुख्य रूप से हम लोग जाने थे इस चैप्टर में डिस्टेंस टर्म, ग्राफ में टर्म क्या होता पढ़े, इसमें हम कुछ टर्म डिस्कस कर ले रहा हूं। डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये मुख्य रूप से ये जो 5 घटक है और हर समय के रेस्पेक्ट में टाइम हमारा फैक्टर है। इन सब के ही आधार पर हमारा ग्राफ को हम लोग समझ सकते हैं ग्राफ है क्या। एक्चुअली हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट को समझाना चाहें कि भाई कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम लोग उसको ग्राफ से भी समझा और दर्शा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ चैप्टर को समझने के लिए पहले होता है डिस्टेंस क्या है समझ लेते हैं। डिस्टेंस क्या है आपको बच्चों या था डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको डिस्टेंस बाय टाइम भी कर सकते हैं, velocity rate of change of position of an object in a particular direction with respect to time, acceleration rate of change of velocity and time factor है जो कि एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलिए हम सब पढ़ चुके हैं, इन बिंदुओं पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम लोग ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली ग्राफ होता क्या है। ग्राफ जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, विषय भी है, और देखा जाए परीक्षा के उद्देश्य से समझेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड 5 अंकीय 5 क्वेश्चन के रूप में बार-बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो पहले ग्राफ क्या होता है लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड as the pictorial representation of data, representation of data based on certain information or facts, यानी कह सकते हो ग्राफ क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर के संदर्भ में इसको दर्शाया समझाया गया है, जो कि क्या करता है कहीं ना कहीं किसी न किसी जानकारी या फिर तथ्य के आधार पर होता है। हम लोग क्लास 9 में जब बात करें ग्राफ को समझने का, मैं आपको याद कर बच्चों हम लोग पहले भी मैथमेटिक्स में गणित में ग्राफ के बारे में समझे हो, जहां पर आप लोग बार ग्राफ, लाइन ग्राफ बारे में समझे हैं। हम लोग यहाँ पर लाइन ग्राफ को ही समझने का प्रयास करेंगे। लाइन ग्राफ में भी हमारा जो क्लास 9 है ये जो समझाने का प्रयास करता है वो क्या, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ। आप लोग क्रिकेट बहुत बार देखे हो, कमेंट्री में सुने होंगे, तो वहाँ देखिए आपका रन प्रति ओवर का एक ग्राफ दिखाता है, बहुत बड़े लंबे आपको दंड दिखाया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि देखिए कि इस ओवर में इतना रन गया, इस ओवर का रन गया, और फिर एक लाइन ग्राफ की तरह दिखाता है। मैं आपको जरा करता हूँ कि आप लोग वो ग्राफ क्या देखे होंगे, यहाँ पर रन दिखाता है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हर ओवर का दिखाता है, ये आपका सीरीज ग्राफ है। फिर एक ग्राफ आप देखो इस तरह से, जहां पर किसी एक टीम ने इस रन को बनाया होता है, दूसरा टीम उस रन को उसके पीछा करता हुआ आगे पीछे होता हुआ पहुंचता है। हम बोलते हैं कि इसमें आपका विजय हुई या पराजय हुई, हार हुई। तो इस तरह ग्राफ आपको देखे होंगे टीवी में, कहीं ना कहीं जो बताता था कि रन को लेकर के प्रति ओवर, हर ओवर के दरमियान। हमारा इस चैप्टर मोशन के बात करें तो कहते हैं क्या कि ग्राफ की मुख्य आवश्यकता क्या है। तो ग्राफ एक सरल भाषा है जो केवल देख करके समझ सकते हैं कि आखिर वह हमें दर्शाना या बतलाना क्या चाहता है। तो बच्चों चलिए हम लोग लाइन ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे, और इस लाइन ग्राफ में कितने ग्राफ जानना है। पहला हमारा जो है वो है डिस्टेंस टाइम।
पहला हमारा डिस्टेंस टाइम, दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तीसरा जो है हमारा वो है स्पीड टाइम, स्पीड टाइम, चौथा जो है वो है वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, और पांचवा जो है वो हमारा है एक्सेलरेशन टाइम, वो है एक्सेलरेशन टाइम। अब बात ध्यान देने बच्चों, कह सकते हो कि ये जो हमारा पार्ट है टाइम पार्ट, ये जो टाइम पार्ट है, ये टाइम पार्ट है, ये हमारा हमेशा टाइम पार्ट जो है एक्स एक्सिस में रहता है, और ये जो घटक है ये सारा का सारा ये हमारा वाई एक्सिस में दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या कहेंगे, यानी दो एक्सिस को लिया जाए, दो एक्सिस को लिया जाए तो आप कह सकते हो कि इसमें हमारा टाइम रहेगा एक्स एक्सिस में, और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, इधर एक्स डैश ले सकते हो, इधर वाई डैश ले सकते हो। तो ये जो टाइम है इसमें आपका ये सारा का डिस्टेंस, कभी डिस्प्लेसमेंट, कभी स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आप इस अक्ष पे इसमें आप अंकित कर सकते हो, और इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ को समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, आप ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग किसी भी ग्राफ के माध्यम से कैसे हम समझा सकें कि भाई क्या है। चलिए एक टॉपिक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ग्राफ में कैसे क्या दर्शाया जाता है। चलिए मान लिया जाए, यदि हम समझें कि कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो हम कैसे समझेंगे कि रेस्ट में है। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, वो है बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट में कोई बॉडी है। तो हम जैसे मैंने कहा आपको पहला डिस्टेंस टाइम, जब भी ग्राफ लिखें तो आप यूनिट जरूर दें किस यूनिट में, तो हम लोग वाई एक्सप्रेशन लिए। चलिए यहाँ पे हमने टाइम लिया, सेकंड लिया, और यदि बॉडी रेस्ट में है तो मान लो किसी एक पॉइंट से इसको दिखाएं इस तरह से, हम मान लो 5 मीटर है और यहाँ बहुत सारे टाइम के घटक हैं, 1 2 3 4 सेकंड में शामिल है। तो कह सकते हो कि इसको समझने का प्रयास करें कि बॉडी रेस्ट यदि है तो कैसे मान लें बॉडी रेस्ट है। चलिए समझने का प्रयास करेंगे आपसे। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पहला सेकंड कहाँ है, तो कर सकते हो पहले हम क्या लिखते हैं, किसी पॉइंट को एक्स वाई लिखते हैं 1 5, ये क्या होगा 2 5, ये क्या होगा 3 5, ये क्या होगा 4 5, मतलब क्या होगा टाइम बढ़ रहा है बट 5 वही है, बॉडी किसमें है, किसमें है, बॉडी रेस्ट में है। यदि इसी चीज को हम स्पीड टाइम ग्राफ में समझने का प्रयास करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ तो क्या पाएंगे, स्पीड टाइम ग्राफ में यदि बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, वो टाइम एक्सिस में ही, टाइम एक्सिस में ही दर्शाया जाएगा। टाइम से मतलब क्यों दर्शाया जाएगा, टाइम एक्सिस में कह सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उसका स्पीड कितना होता है, 0 होता है। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है बट स्पीड क्या है, 0 है। ये क्या है, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम का। सिमिलरली एक्सप्रेशन यही होगा, वेलोसिटी यही हो जाएगा, और एक्सप्रेशन तो है ही नहीं इस केस में। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड की बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें जो हमारा चूंकि मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, ध्यान दो, एक ऐसा लाना है, इस तरह लाना है, ये लाइन जाएगा। और याद रहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का दिखे तो कह सकते हैं स्पीड मोशन। कैसे माने मोशन है भाई, याद करो हम यूनिफॉर्म मोशन जब पढ़े थे तो उसमें बताया गया था, समझाया गया था यूनिफॉर्म मोशन क्यों है। ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों, क्योंकि जैसे मान लो 5 है, 10 है, 15 है, 5 है 10 है 15 है, तो पहला सेकंड में क्या रहता है, हम लोग 1 5, दूसरा में कितना है 2 10, तीसरा में कितना है 3 15, 350। इसका मतलब क्या होगा, इसका हर एक बिंदु का यानी ए बी और सी 3 पॉइंट लें और तीनों का निकाला जाए तो स्पीड क्या होता है,
स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस रेस्पेक्ट में पहला के लिए 5/1 मतलब क्या 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे के निकालोगे कितना होगा 10/2। ये किसके था ए पाने के लिए फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए। उसी तरह से ये क्या जाएगा 10/2 फिर क्या है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड किसके लिए फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी। तीसरा निकालोगे तो 15/3 फिर आएगा 5, यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा कि ये जो हमारा स्पीड जा रहा है ऑब्जेक्ट का किससे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के दर से रफ्तार से, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन ये हुआ। इसी को लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में जानने का प्रयास करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ में जानने का प्रयास करेंगे तो हमको एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा, अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल। और यदि ये 5 है तो हर बार हर टाइम में वो क्या बताएगा 1 2 3 सेकंड में ये पहला सेकंड में 5 है, दूसरा सेकंड में भी 5 है और तीसरा सेकंड में भी 5 है। इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो कैसा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड कैसा है तो कांस्टेंट स्पीड, यानी कि यहाँ पर स्पीड का जो मान है आपको क्या है वो 5 है। ये कैसा दिखाया ये आपको यूनिफॉर्म मोशन को बतलाता है बच्चों। इस तरह से हम लोग देख पाते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है। चलिए इसी चीज को यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में समझने का प्रयास करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो भी ग्राफ ये मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो ये ग्राफ मिलेगा, सिर्फ केवल इसका ये जो आंकड़ा है बदल जाएगा, डिस्टेंस जगह पर डिस्प्लेसमेंट होगा और स्पीड जगह पर वेलोसिटी हो जाएगा। तो चलिए आपका टाइम होगा। अब यदि मैं बात करूं, यदि मैं जो यहाँ पे दिखाया दर्शाने का प्रयास किया है ठीक इसी तरह से यदि मैं एक टर्म लेता हूं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस लाइन को ध्यान से दोगे, इस बात को ध्यान दोगे टॉपिक को, क्योंकि यदि हम ये पार्ट समझ जाएं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना आसान हो जाएगा। इक्वेशन मोशन को तो अब आप तीसरा आप कर रहे हैं वो क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन कैसा है तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या है बच्चों ध्यान दोगे, इसमें दो प्रकार हो सकता है। एक पहला ग्राफ में यदि हम ओरिजिन से स्टार्ट करें और एक दूसरा ग्राफ जो हम किसी ओरिजिन से फिर दूसरे बिंदु पर ध्यान देते हैं। पहला तो बात है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड और ये आपका टाइम है। ये दो ग्राफ समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान दो। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये सेकंड में मीटर। ये बताता है कि जीरो से टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी में एक परिवर्तन हो रहा है और वेलोसिटी का परिवर्तन होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। बट यहां का स्टार्ट कहां से हुआ जीरो से। ये कहां से स्टार्ट होता है किसी वैल्यू से, यू से। ये बताता है कि किसी यू से स्टार्ट होता हुआ बॉडी मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन दो, तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जान और समझ सकते हैं। चलिए यदि आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों और ये हम लोग समझ पा रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वो है हमारा क्या कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। अब समझना है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन डिराइव करना तो एक्चुअली है क्या। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में बात करेंगे तो पहला पार्ट ये है, टॉपिक किया जाए, टॉपिक क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत सारे और ग्राफ मिलेंगे आपको, चित्र मिलेंगे यूनिफॉर्म सब, आप उनको भी आप इसी तरह से समझ सकते हो कि आखिर ग्राफ क्या है। ठीक है, ग्राफ क्या है। तो दो बातें आप लोग जानना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। पहला तो होगा कि स्लोप जानना चाहिए हम लोग को और दूसरा एरिया अंडर ग्राफ। ये दो बातों को हम लोग ग्राफ के ही दौरान समझ भी लेंगे और जान भी लेंगे। चलिए बच्चों ध्यान देंगे हम लोग। पहला चीज टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत ही रोचक कर सकते हो, ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है और साथ में जानकारी होना तो बहुत जरूरी है कि किस तरह से निकालते हैं। पहला चीज तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हमारा कंसीडरेशन है, क्या माने मानना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर
a body having कैसा है भाई, having uniformly accelerated motion, having uniformly accelerated motion. Let us consider body having uniformly accelerated motion as shown in the figure, जैसा कि फिगर में दर्शाया है। अब ये फिगर क्या, ध्यान दो, फिगर्स को ध्यान से समझना है। जैसा कि बताया मैं कि यहाँ पर इस तरह से है, मैंने पहले बोला ये क्या बताता है कि बॉडी यू से स्टार्ट हुआ है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कौन सा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है और टाइम तो आप जानते ही हो कि सेकंड में होता है। चलो ठीक है, और ऐसा करते हैं कि हम किसी डिस्टेंस तक ले रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकली बिंदु लेकर के ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये हमारा ये एरिया होगा, इतना हमारा एरिया कहलाएगा, सीधे कर सकेगा। साथ में एक और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ले ताकि हम स्लोप निकाल पाए, और ये एंगल यहाँ होगा, ये कहलाएगा थीटा एंगल। क्या कहलाएगा, थीटा एंगल। ये हमारा है एक्स एक्सिस बच्चों, यहाँ पर है वाई एक्सिस, और ये चलिए ऐसा करते हैं कि किसी समय के बाद आप समझोगे कि ये जो पहुंचा है किसी टाइम p पे, जीरो पे जब था तो इनिशियल u था, और किसी टाइम पे ये v बना, जीरो पे u और टाइम पे v बना। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ है, और ये आपका ग्राफ है। अब समझना बच्चों, यहाँ ध्यान देना है हम लोग को कि इस ग्राफ में क्या है, क्या हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला बात समझने का प्रयास करेंगे, पहला इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, v = u + v। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, इसको निकालने के लिए हम लोग एक नाम देते हैं। चलिए, इस बिंदु का नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d, और ये o, इसको ओरिजिन को o मान देते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन को o मान लेते हैं। चलिए इसको o को लिया अपन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है, चलिए ऐसा करते हैं, इसको ये देता है कि आप लोग थोड़ा सा परस्पर दुविधा ना हो कि o और o करने से 0 बराबर है e मान इसको। चलिए, तो पहले के इक्वेशन को निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, फर्स्ट निकालना है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखना बच्चों कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है y एक्सिस बाय x एक्सिस, और आगे याद रखिए, आगे पढ़ोगे तो हम जानेंगे स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर tan थीटा होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी आपको जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैं इसको y एक्सिस लिख रहा हूं। अदरवाइज tan थीटा होता है p/v। हल्का सा ध्यान में देता हूं कि tan थीटा जो होता है वो p/v होता है, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का ये हिस्सा परपेंडिकुलर आता है, ये हिस्सा बेस पर आता है। ये p और ये बेस, फिर उसी रेस्पेक्ट में। और हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का y एक्सिस होता है, तो परपेंडिकुलर बेस। देखो ध्यान दोगे तो ये क्या है, ये है वेलोसिटी, ये क्या है टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, लिखेंगे y एक्सिस मतलब क्या, bc बाय व्हाट, ac, bc बाय ac। क्यों, क्योंकि ये आपका y एक्सिस में ये क्या है, ये है v परपेंडिकुलर, वो क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस एक टर्म लिखा गया, तो स्लोप tan क्या होता है, p अब ये है। अब bc कितना बराबर है, तो ध्यान दोगे जब यहां से यहां तक u हो, यहां से यहां तक v है, तो ये जो यहां से आता होगा इसको डेल v बोलते हैं, और डेल मतलब v माइनस u आता है। क्या रखिएगा इसको बच्चों, ठीक उसी तरह से यहां से यहां तक u है, इसलिए आप बराबर, तो कह सकते हो डेल v चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब इसको ध्यान देना है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, v माइनस u बाय t, और इधर क्या है a। तो आप देख रहे हो, समझ पा रहे हो, a इक्वल टू v माइनस u बाय t हो गया। इसका मतलब v माइनस u इक्वल टू हो गया at, या आप कह सकते हैं कि v इक्वल टू हो गया u प्लस at। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गया। पहला कि स्लोप, किसी भी स्लोप का ग्राफ निकालना होता है, ग्राफ का स्लोप निकालना होता है तो हम लोग y एक्सिस बाय x एक्सिस के रूप में लेते हैं, या फिर हम लोग tan थीटा लेते हैं। और tan थीटा जो कि p/v होता है, तो परपेंडिकुलर बेस होता है किस ट्रायंगल में, abc के रेक्टेंगल ट्रायंगल में। abc के तो अपनी सब यहाँ पर
BC बाय AC जो है आपका एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है, तो जो कि del V और del V बाय del T हो गया, तो V माइनस U, और इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है, समझ में आ रहा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए अब आते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ ये बन के जाएगा, थोड़ा सा इस पार्ट समझा रहे हैं, ठीक है। और हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है डिस्प्लेसमेंट को निकालना। डिस्प्लेसमेंट को निकालना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट जब भी हम किसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, क्योंकि ऐसे यूटी को साथ में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है, याद रखो बच्चों, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है। ये किसके लिए निकाल रहा हूं? ये दूसरा इक्वेशन के लिए निकाल रहा हूं। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हम डिफाइन करते हैं एस से, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ कौन सा एरिया? अरे ये एबी ग्राफ ग्राफ वीटी का पूरा का पूरा एरिया लेना पड़ेगा। ये ध्यान दोगे, पूरा एरिया। तो यहां पर कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। कौन सा ट्रैपेजियम? ए बी डी ई ट्रैपेजियम। सो कैसे निकाल सकते हो? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रैपेजियम। सम पैरेलल क्या क्या है? तो ए प्लस बीडी, पैरेलल साइड ये है, इनटू हाइट, हाइट मतलब ये, यानी कौन सा होगा? ईडी निकालेगा। अब देखो जो फॉर्मूला है, हाफ ए कितना है? ए ये हिस्सा है, ये कहां से आता है? यू है, तो यू लिखे। ईडी जो बीडी यहां से आता है कितना? यहां से आता है, ये पूरा यहां से आता है, हिस्सा वो भी होगा, तो ये भी। और ईडी कितना है? ई से डी वो है पी, टाइम है। देखो हाफ u प्लस b प्लस 2, आप ध्यान दो, ये 2 है, सब मतलब टाइम है, इधर आ जाता है। तो हम लोग जनरली सॉल्व क्या कर सकते हैं? हाफ u, ध्यान दो u, ये v, तो v को हम लिख सकते हैं v को u प्लस ad, तो v प्लस u प्लस ad पहले ही क्वेश्चन से इनटू t है, वो क्या होगा? हाफ u प्लस 2u इनटू t, 2ut प्लस ad स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व कर क्या हो गया? ये हो गया ut मल्टीप्लाई करो, हाफ हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया ad स्क्वायर। तो f इक्वल टू क्या हो गया? f इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। सॉल्व हो गया, f इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। हम लोग फिर से ट्रैपेजियम लिए, एरिया का फॉर्मूला पुट किए, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, पुट कर दे वैल्यू। तो a वैल्यू u है, bd v है, और ad t है। u रहने दिए, v की जगह v प्लस d लिखे, टाइम दिए, u प्लस u 2u हो गया, और t मल्टीप्लाई u to ut हो गया, हाफ प्लस में है a और इनटू ad स्क्वायर हो गया। हाफ को जब सब ब्रैकेट हटाओ मिलाओगे तो ये 2 कैंसिल ut हो गया, ये हाफ यहां आ जाएगा, हाफ ad स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा f इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर फॉर्मूला डिराइव हुआ। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब तीसरा इक्वेशन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से बच्चों को समझा जाएगा। तीसरा इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट के लिए ही है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर, थोड़ा भिन्नता लाएंगे। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ही कहलाएगा, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ही कहलाएगा, देखा जाए तो। बट क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का एक और तरीका यदि हम लोग इसमें इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? चाहे तो ये जो इक्वेशन में डिराइव की हो, इसको एक और तरीका से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है? एक ही तरीका था नहीं, हम फिलहाल जैसा करते हैं, दूसरा कोई एक और तरीका से डिराइव, दूसरे को एक और तरीका से, वो क्या है? हम लोग एरिया ऑफ ट्रैपेजियम है, ये एक तरीका ये आपको सीख लीजिए। एक और तरीका है, चलिए आपको भी समझ आएगा, आसान आएगा। इस ट्रैपेजियम को दोबारा कर सकते हो, क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए भी सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो रेक्टेंगल कौन सा है? रेक्टेंगल कौन है? ए सी डी ई, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दोगे, लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? ए बी सी।
अब रेक्टेंगल जो होता है यहाँ पर क्या होता है हाफ इंटू सॉरी बेस इंटू हाइट होता है, तो अपनी सब यहाँ से यहाँ पर तो लोग ओ ए सॉरी ए इंटू ई बी प्लस हाफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, बेस मतलब कितना हो गया ए सी इंटू बी सी। अब देखो ये यू और ये टी यू टी प्लस हाफ ए सी कितना है, ए सी है टाइम, अब बी सी क्या है डेल वी, और डेल वी माइनस यू किसका होता है ये डेल वी है, याद रहे। तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, क्योंकि डेल वी होता है वो v माइनस यू होता है, वो ए टी बराबर होता है। याद रखिए ठीक, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर हो गया। देख लो ये भी एक तरीका है, इस तरह से इसको दे लो। दूसरा भी देखिए फॉर्मूला वही तरीका वही, थोड़ा सा अंतर, उसमें ट्रापेजियम कंप्लीट, इसमें रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल इसका इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको कोई दूसरा तरीका भी। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। तीसरा इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट किया है और एरिया ऑफ ट्रापेजियम का ही हम लोग हेल्प लेंगे, थोड़ा सा अंतर करेंगे जो कितना अच्छा समझ में आएगा हम लोगों को। एरिया ऑफ ट्रापेजियम और इस ट्रापेजियम के एरिया में क्या क्या टर्म होता है जो ध्यान दोगे और समझ में आ सकते हैं। बहुत आसान सा है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम फिर अगेन सम ऑफ पैरा साइड हाफ इनटू डायरेक्ट सम करता हूं, पिछले हम लोग लिख चुके हैं e सॉरी AE सम ऑफ पैरा साइड AE प्लस BD इनटू हाइट मतलब ED। अब देखो बच्चों हाफ U प्लस V इनटू T, अब ध्यान दो ये इधर आ सकता है, उसको लिख सकते हो, इसको S था इसको 2S लिख सकते हैं, इधर आ गया, तो ये है U प्लस V और T को लिख सकते हैं V माइनस U बाई A, को लिख सकते हैं जैसे हमसे जानते हैं V स्क्वायर V प्लस A होता है, तो V माइनस U बराबर A हो गया, तो V माइनस U बाई A T हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये टर्म हो गया, जिसमें आप समझो इसका मतलब 2 इधर गया A इधर आ गया, क्या हो गया अब ये U प्लस V को V प्लस में लिख सकते हैं हम लोग, और ये है V माइनस U लिख सकते हो। इस तरह से A प्लस B इंटू माइनस B क्या होता है A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है, तो 2AH हो गया वो B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन है ना, इसको आप रट कर लिख सकते हो, एलएचएस को आगे लिख सकते हो और लिख करके फिर हम लोग चाहे ऐसा लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस 2AS ऐसा लिख सकते हैं, दोनों बराबर है क्योंकि इक्वल टू साइन है। तो बच्चों देख सकते हो तीनों इक्वेशन हम लोग यहाँ डिराइव कर पा रहे हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा यहाँ इस तरह से फिगर से डिराइव हो गया है बच्चों। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट में, जो कि सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा जानकारी लेना है और ये चैप्टर का वो अंतिम पार्ट अंतिम हिस्सा होगा वो, जो कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन के रेस्पेक्ट में। तो देखिए बच्चों समझ आ रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड हो गया। अब आते हैं जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है सर्कुलर मोशन, यानी कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है गमन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब बातें है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं और आप लोग को ये ग्रे का दिया होगा, इसके संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी इसको आपको हिंट दिया है, न्यूमेरिकल के बारे में बताया है। चलिए लास्ट टॉपिक आपका है वो है सर्कुलर मोशन। क्या है सर्कुलर मोशन, कहा गया सर्कुलर मोशन क्या है कि व्हेनेवर, याद रखिए बच्चों, व्हेनेवर an object moves in a circular, whenever an object moves in a circular path, whenever an object moves in a circular path, then it is known as circular motion, known as circular motion। इसी में बात करें if
it moves with constant speed. If it moves with constant speed, if it moves with constant speed in circular path, then it is known as, then it is known as uniform circular motion. That is known as uniform circular motion. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो हम कह सकते हैं उसका गति कांस्टेंट है। याद रहे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। याद रहे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is also known as accelerated, is also known as accelerated motion। इसको हम लोग accelerated motion भी कहते हैं। अब एक और बात है कि इसको accelerated motion क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। तो मान ली समझने का प्रयास करते हैं, इस लाइन को डायग्राम से ताकि आपको समझ आए, सारा पार्ट तीनों पॉइंट समझ आ जाएगा आपको। और ये डायग्राम को समझिएगा आसानी से समझ आएगा सर्कुलर मोशन का हिस्सा में ये लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन को क्यों कहते हैं, किस एस्पेक्ट में। फिगर ध्यान दें बच्चों, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो प्रतिपल हर पॉइंट पे चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अकाउंटेड बाय इट्स टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट से निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ ध्यान दें बच्चों कि टेंजेंट होता है वो हम लोग को डिसाइड करता है, बतलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो टेंजेंशियली किस तरह जाता है, टेंजेंट में किस तरह से जाता है। ये हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट समझना जरूरी। किस तरह से मान लो सपोज मैं बात करूं कि एक सर्कुलर पाथ है, जस्ट एज्यूम इट टू बी सर्कुलर। एक सर्कल ले लिए, एक सर्कुलर पाथ है, मानो कि सपोज सर्कुलर पाथ है, इसका ये केंद्र सेंटर हो जाता है और मान लो यहाँ पर इसका पॉइंट है, तो ये मान लो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। यदि यहाँ पहुँचता है डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। केंद्र से इस पॉइंट क्या डायरेक्शन होगा उसका, इस पॉइंट का ऐसा होगा, इस पॉइंट में कैसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट कैसा होगा, ये ऐसा होगा। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन ईच एंड एवरी पॉइंट। जितना पॉइंट लोगे हर एक पॉइंट में डायरेक्शन बदलेगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन बदल रहा है। और डायरेक्शन के बदलने के कारण हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के बदलने के कारण एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। और इसी तरह से हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। बच्चों इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, किस तरह से लिखा गया है और जाना समझाया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को बात समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक तो न्यूमेरिकल देख करके इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे। समझे बच्चों, देखिए मान लीजिए सबसे पहला बात तो है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आप समझ गए, जानकारी मिल गई कि इक्वेशन मोशन क्या है, तो उसी संदर्भ में लोग फिर क्वेश्चन। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और आप लोगों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आप लोग जान पाए हैं कि नहीं जान पाए हैं। क्वेश्चन लेते चलिए। क्वेश्चन है a body is starting from rest, a body is starting from rest acquires a body starting from rest acquires a velocity of 5 meter per second in 10 seconds। मान लीजिए निकालना है फाइंड इट्स फर्स्ट एक्सेलरेशन
10 सेकेंड। तो एक्सेशन निकालना है तो क्वेश्चन निकालना है। पहला क्या करो, फर्स्ट निकालो फर्स्ट। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिया है निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले गिवन लिखना पड़ता है। गिवन, गिवन लिखो। व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ है, बॉडी एट रेस्ट है, तो क्या होगा 0 होगा। बी दिया है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड। ये तीन घटक, तीन पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। ध्यान बच्चों, अब निकालना है ए निकालना है और एस निकालना है, कुछ निकालना है। ठीक है, पहला इसको निकालने के पहला ए निकालते हैं। ए क्या होता है b माइनस u बाई t होता है। b कितना दिया हुआ है b 5, u 0, तो 5 माइनस 0 बाई टाइम कितना 10, तो क्या हो गया 5 बाई 10 कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकल गया क्या हमारा एक्सेलरेशन। दूसरा निकले डिस्प्लेसमेंट। एस को क्या होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। देखोगे u कितना है 0, टाइम कितना है 10, तो 0 into 10 खत्म हो गया, 0 हो जाएगा, ये हाफ है। एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन 0.5 लिख सकते हैं, इसको नहीं 5/10 लिख सकते हैं। और टाइम है कितना 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 लिखें। सॉल्व कर लिया जाए, आसानी से समझ आ जाएगा हम लोग को। तो क्या होगा, एक दुनिया कैंसिल हो जाएगा और ये 2 to 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 0 प्लस 25, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 25 मीटर हो गया। तो इस तरह से देखो एक्सेलरेशन निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। यानी कि आप जिस तरह से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस क्वेश्चन को समझ पढ़ करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बच्चों कि हमारा गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या दिया हुआ क्या निकालना है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि एक और क्वेश्चन को। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफ से है। ये क्वेश्चन किससे है, ग्राफ से है। ध्यान दो बच्चों, ग्राफ से क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपका एक ग्राफ है, इस तरह का एक ग्राफ आया, ठीक है, और ये ऐसा एक ग्राफ है हमारे ग्राफ, और ये वेलोसिटी डायग्राम है। क्या है, वेलोसिटी डायग्राम है। और ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है। मान लीजिए 5 है, 10 है, वैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, यहाँ मान लीजिए 15 है, और मान लो ये आपके यहाँ पर 10 है। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकंड में है और ये टाइम किसमें है। इस ग्राफ को देखते हुए ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इस तरह से ग्राफ किया ओ ए बी। मान लो क्वेश्चन क्या पूछता है इसका, पहला इसका क्वेश्चन है फाइंड acceleration, find acceleration for 0 to 5 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन 0 to 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन निकालना है। ये ग्राफ का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ग्राफ से समझना पड़ता है कि ग्राफ क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है। 0.5 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 15 सेकेंड। 0 से 15 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट को भी निकालिए, है ना। तो कैसे होगा, ध्यान दो। कैसे, पहला क्वेश्चन फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है, याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमेशा ये क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या था v माइनस u बाई t। अब इसका जो गिवन है हमें ग्राफ से ढूंढना पड़ेगा, ग्राफ में क्या दिया हुआ है। तो देखोगे कि v मतलब है वो 10 है, u 0 है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका था ना, तो इसके लिए क्या 10 है, u 0 है, और टाइम कितना है 5 है। 5 है, कितना हो गया 10/5, मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया पहला आंसर दिया। दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट। याद रखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट तो पूरा आपका एरिया अंडर ग्राफ, यानी हमको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो फिगर देखिए, तो फिगर में दो एरिया है। कौन सा एरिया है, पहला तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ओ ए, इसका नाम दे दीजिए ए बी था,
इसको सी कीजिए, इसको डी कर दीजिए, तो AOD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम देते हैं ABCD। चलिए अब इन दो फिगर को ध्यान रखकर क्या होगा, ट्रायंगल एरिया हम जानते हैं हाफ इंटू बेस कितना होता है, तो देखो ये हाइट तक ये आपका हाफ इंटू बेस, और ये हाइट है, बेस कितना है, बेस से 5 और हाइट कितना है 10 प्लस इसको 10 करेंगे। फिर ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के लिए क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, तो 15 से 5 जब कितना हो जाएगा 10, यानी ये 10 होता है, और यहाँ पे 10 पहले से है ही, वो 10 है और ये 10 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा एरिया रेक्टेंगल 10 इंटू 10, फिर से बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये 10 है और ये जो हिस्सा ये भी 10 है, तो ये 10 होगा 10 इंटू 10। अब सॉल्व करो, वो 5 हो जाएगा 25 प्लस 10 इंटू 10 है 100, कितना हो गया 125 मीटर, 125 मीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम लोग जान पाए, समझ पाए कि हमारा एरिया अंडर द ग्राफ का न्यूमेरिकल कैसे निकलेगा, और साथ में हम जान पाए कि इक्वेशन ऑफ मोशन के कहाँ इस्तेमाल, कौन सा फॉर्मूला से भी हम लोग करके इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ हमारे यहाँ पर पूर्ण होता है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या समय आता है तो हम लोग आप क्या करें कि आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को एक बार फिर से पुनः पुनरावृत्ति करें, और उस सारे लाइन को, पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें, और फिर भी दोबारा इस वीडियो को देखें, जो कि यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कोशिश करते हैं बच्चों कि आप लोग समझे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया है पाठ को समझ में आया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।